हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम स्विंग सीट्स इन द गोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग एम्परर लान वांग जी के सामने डांस करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे अपने भाई जियांग चेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज वो इस सिचुएशन में फंसा था तो वो भी सिर्फ जियांग चेंग की वजह से। विंग ने एम्परर से कहा कि वो उनके लिए डांस करेगा, तो उन्होंने इसके लिए इतनी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन रख ली। जेंतियान पैलेस में जितने भी काम करने वाले लोग थे, उन्हें आज रात राजसी तौर पर मेन पैलेस में हिज मैजेस्टी के साथ ग्रैंड बैंक्वेट ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था। और इसलिए भी बुलाया गया था ताकि वो जियांग सिबलिंग्स के पैलेस में आने को सेलिब्रेट कर सकें। ऊपर से आज रात अगर कोई मेन अट्रैक्शन था तो वो था रॉयल हाइनेस विंग। साथ में पैलेस में एंटरटेनमेंट की भी सारी प्रिपरेशन करी गई थी, जिसमें डांस था, म्यूज़िक थी और यहाँ तक पोएट्री भी थी। एम्परर के लिए सब कुछ कितना आसान था ना। उन्होंने बस अचानक से तय कर लिया कि बैंक्वेट होना चाहिए और पूरा पैलेस लग गया इवेंट को सेट करने में। ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट था पैलेस में जो विंग ने अपनी शादी के बाद देखा था। इम्पीरियल कॉन्सोर्ट विंग अपनी ड्रेसिंग टेबल पर अकेला बैठा हुआ था और आश्चर्य भरी नज़रों से मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को, यानी कि उस पर्सन को देख रहा था जैसे कि वो पहचान ही नहीं पा रहा था। पिछली बार जब उसे इतना खूबसूरती के साथ तैयार किया गया था तो वो था विंग की वेडिंग, लेकिन फिर भी उसे ये सब नहीं करना पड़ा था। लेकिन देखा जाए तो पूरी सेरेमनी अपने आप में ही एक नाटक थी और राइटफुली देखा जाए उसे परफॉर्मेंस का नाम दिया जा सकता था। लेकिन फिर भी विंग की मैरिटल रोब्स ने उसे पिछली बार ज़्यादा अच्छे से कवर किया था, क्योंकि विंग के लिए आज रात जो रोब रेडी की गई थी उसने विंग को पूरी तरह से ढका नहीं था। उन्होंने विंग को भारी भरकम ज्वेलरी से लाद दिया था और रेड शाइनिंग सिल्क रोब जिस पर गोल्ड डस्ट लगी हुई थी, और जितनी बार भी विंग रोशनी में उसे पहनकर चलता था उसकी रोब्स बहुत चमकती थी। जो ज़रूरी पार्ट्स थे उनको छोड़कर वो ड्रेस हर जगह से पारदर्शी थी। विंग के बेयर शोल्डर्स पर एक पतली सी पारदर्शी सिल्क की लेयर थी, जैसे कि वो विंग के कॉलर बोन्स और फेयर स्किन को लोगों की नज़रों से छुपा लेगी। ऊपर से उन्होंने विंग के चेहरे को हाफ वेल से ढका हुआ था, जो कि रेड बीड्स से बनी हुई थी। उस वेल में विंग के रेड लिप्स साफ साफ दिख रहे थे। उसके सिर पर उन्होंने हैवी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहनाई थी, जिसमें रूबी रेड बीड्स लगी हुई थी, जो विंग के माथे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ फैल गई थी। उन्होंने विंग के कुछ बैंग्स, यानी कि हेयर्स के कुछ पार्ट्स को पिन कर दिया था और बाकी के हेयर्स विंग के पीठ पर नेचुरल तरह से लहरा रहे थे। विंग के हेयर्स को एक बन शेप में नहीं बनाया गया था, जैसा कि एक इम्पीरियल कॉन्सोर्ट के लिए होना चाहिए था। उसकी स्किन के हर एक पार्ट पर अच्छे से पाउडर लगाया गया था, इस बात का ध्यान रखते हुए कि विंग बिल्कुल बेदाग नज़र आए। विंग की आंखों को भी खूबसूरती से सजाया गया था। और इसके बाद जब हेयर्स और मेकअप का सारा काम हो गया तो उन्होंने, यानी कि हैंडमेडन्स ने विंग को उसके हाथ में गोल्डन बैंगल्स पहनाई, यानी कि चूड़ियाँ, और पैर में पायल पहनाई। हैंडमेडन्स काफ़ी खुश थे अपने काम पर। वो जब पूरी तरह से विंग को रेडी कर चुके थे तो विंग ने उनसे कहा कि उसे सांस लेना है और वो सब रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। हाँ, ये सच था कि विंग ने बोला था कि वो डांस कर सकता है, लेकिन क्या ये सब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया था। विंग ने इस बात को स्वीकार किया था कि सभी ने उसको बहुत ही खूबसूरती से और अच्छे तरह से तैयार किया था। वो अपने सामने रखा हुआ मिरर उठाता है और उसमें देखते हुए सोचता है, मैंने खुद को इतना खूबसूरत पिछले काफ़ी टाइम से महसूस नहीं किया है। आखिरी बार जब विंग ने खुद को इतना खूबसूरत और अच्छे से महसूस किया था तो वो था उसकी शादी का टाइम। और सबसे अजीब बात ये थी
कि जितना ज़्यादा विंग उस टाइम पर नर्वस फील कर रहा था, उतना ही आज भी विंग का सेम हाल था, सेम वही कंडीशन थी। पर अब उस मैन यानी कि एम्परर से विंग को डर नहीं लगता था, जिससे शादी करने के लिए विंग को फोर्स किया गया था। अगर एक बार फिर से एम्परर ने उसे किसी वजह से धोखा दे दिया और क्रूएली विंग से हर एक चीज़ वापस छीन ली, तो विंग को अच्छे से पता था, वो ये बात जानता था कि वो फिर से अपनी लाइफ बना लेगा, चाहे फिर कैसे भी हालात क्यों ना आ जाएं। लेकिन क्या लैन ज़ेन सच में ऐसा करेगा, जो कि हर वक्त विंग की तरफ प्यार से देखा करता था। तभी अचानक से विंग अपने ख्यालों से बाहर आया, जब उसे किसी के पैरों की आहट अपने रूम की तरफ आती हुई सुनाई दी। वो एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई और नहीं एम्परर ही होंगे। विंग को अच्छे से पता था कि लैन ज़ेन सबसे पहले उसकी एक झलक पाने के लिए अपने क्वार्टर्स में आने की पूरी कोशिश करेगा। इट्स फाइन, आज विंग लैन ज़ेन को ये मौका देगा, उसे ये मौका नहीं छीनेगा, क्योंकि आज उसे खुद में बहुत अच्छा फील हो रहा था। कोई शक नहीं था कि विंग को देखते ही लैन ज़ेन बहुत खुश होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि विंग अपने अपीयरेंस के लिए वैलिडेशन यानी कि स्वीकृति चाहता था किसी की भी। वो पीछे मुड़ा और धीरे से बोला, लैन ज़ेन, क्या तुम हो वहाँ पर? विंग की आवाज़ सुनते ही वो पर्सन और उसकी जो शैडो थी वो रुक गई। विंग को ये देखते ही समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा था जो कि सही नहीं था। लैन ज़ेन इम्पीरियल कंसोर्ट के सामने कभी नहीं हेजिटेट करता था। जब भी विंग की बात आती थी, लैन ज़ेन दोबारा नहीं सोचता था। ये पर्सन लैन ज़ेन नहीं था, बल्कि कोई और ही था। विंग धीरे से ड्रेसिंग टेबल पर से उठा और सोचने लगा कि वो हथियार उठाए या फिर नहीं। तभी वो ज़ोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ पर? विंग को पता था कि एम्परर अपनी तलवार यहीं कहीं रखते हैं, पर कहाँ है वो? क्या वो उनके बेड के नीचे रखी थी? उसे बस कुछ देर तक उस पर्सन को रोके रखने की ज़रूरत थी। पर इससे पहले कि विंग ऐसा कुछ कर पाता, वो पर्सन विंग के सामने आ गया, जिसे विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो, और ना ही तो वो चाहता था कि वो उससे दोबारा देखे। 6 महीने बीत चुके थे और इस पर्सन की मौजूदगी विंग के लिए हमेशा बुरी खबर लेकर आती थी। विंग ने रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाया और कहा, फर्स्ट प्रिंस। देखा जाए तो इस पर्सन ने कभी भी विंग को फिज़िकली हार्म नहीं किया था, लेकिन हर बार उसकी प्रेजेंस ने विंग को कंफर्टेबल फील नहीं होने दिया था। वो बहुत अजीब फील करता था। विंग अपनी नज़र उठाता है और सोचता है, क्या फर्स्ट प्रिंस ने हमेशा ही इतने वार्मली बिहेव किया है? जिस पर्सन से वो 6 महीने पहले मिला था, आज वही पर्सन और ज़्यादा अजीब और अनफ्रेंडली लग रहा था। तभी लां शीचेन बोले, हिज मैजेस्टी के क्वार्टर्स में एक डांसर क्या कर रही है? उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। विंग ये सुनते ही शॉक्ड हो गया। उसे एहसास हुआ कि लां शीचेन उसे पहचान ही नहीं पाया है कि वो इम्पीरियल कंसोर्ट है, ना कि एक डांसर। और वो पहचानता भी क्यों? विंग एक एम्प्रेस की तरह सजा ही नहीं था। लां शीचेन ने विंग को पैलेस की एक रेगुलर डांसर समझा था, एक कॉमनर जो कि एम्परर के प्राइवेट क्वार्टर्स में घुस आई थी। पर डरने की बजाय, हिम्मत हारने के बजाय विंग इसे एक मौके के रूप में देखता है, जिसमें वो एक रॉयल के खिलाफ खड़ा हो सकता था, जो पार्शली विंग की ऐसी लाइफ, जिसने विंग की लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया था, उसके लिए ज़िम्मेदार था। विंग गुस्से लैंस को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो अपनी फिंगर को अपने गाल पर रखते हुए लां शीचेन से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हिज मैजेस्टी की कंसोर्ट से ऐसे बात कर रहे हो? मेरा पूरी तरह से अधिकार है यहाँ रहने का, यहाँ तक कि तुमसे भी ज़्यादा, फर्स्ट प्रिंस। विंग को ऐसा लगा जैसे कि किसी भी पल उसके पैर जवाब दे जाएंगे। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था और उसे लग रहा था कि वो ज़मीन पर गिर जाएगा, पर इतने डर के बावजूद भी विंग ने अपना सर नीचे नहीं किया। वो किसी भी हाल में रॉयल लां शीचेन से पीछे नहीं हटना चाहता था, चाहे फिर वो विंग के ऊपर कितना ही हावी होने की कोशिश क्यों ना करे। ये सुनते ही लां शीचेन बहुत गौर से विंग की ओर
देखने लगा। वो बहुत गौर से विंग को देख रहा था। विंग को फर्स्ट प्रिंस की नज़रें अपने ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं महसूस हो रही थी, सही नहीं लग रही थी। लैंसजैन की प्यार से भरी नज़रों की कंपैरिजन में लांशीचेन की नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उनमें गंदगी थी। तभी लांशीचेन बोला, सम्मानित इम्पीरियल कॉन्सोर्ट। वो विंग की तरफ घूर कर देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि पहले से काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। शीजन विंग से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो यहाँ हिज मैजेस्टी को ढूंढने आया था, पर आप मुझे यहाँ मिल जाओगे मैंने सोचा नहीं था। आपकी ड्रेस ऐसी है कि लेकिन लांशीचेन आगे फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये सही नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर होगा। वो विंग से बोला, लेकिन मुझे आपकी प्रेजेंस, वो भी हिज मैजेस्टी के क्वार्टर्स में, समझ में नहीं आ रही है, वो भी इस टाइम पर। आपकी जगह तो जेंतियान पैलेस में है ना। ये सुनते ही विंग ने बिना डरे बिना घबराए सीधे सीधे जवाब दिया और कहा, आफ्टर ऑल फर्स्ट प्रिंस, मैं जहाँ मान लूँ वही मेरी जगह है। तभी वो अपनी बड़ी सी पलकों को ऊपर करता है और लांशीचेन पर टॉन्ट मारते हुए उन्हीं शब्दों को दोहराता है जो एक बार लांशीचेन ने विंग से बोले थे। इन शब्दों ने विंग को कितनी ही रातों से सोने नहीं दिया था, वो हर पल डरता रहता था। विंग लांशीचेन से बोला, आपको अच्छे से पता है ना कि इस पैलेस में हम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, ना ही तो पूछते हैं। विंग ने स्माइल किया। उसकी वो स्माइल बहुत ही पावरफुल थी। शीजन के पास शब्द ही नहीं बचे थे बोलने के लिए। फर्स्ट प्रिंस कुछ कहना चाहते थे, पर विंग के सामने कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। शीजन के कुछ भी करने के लिए जब नहीं बचा, तो उसने जेंटली स्माइल किया और कहा, वे वुशियन, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? पैलेसेस में, चाहे ये पैलेस हो चाहे जेंतियान पैलेस में हो, जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे सब कुछ पता है। वे होशियार, मुझे तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ की अच्छे से खबर है। तो बात जब फार्म की और सर्वेंट्स के बच्चों को संभालने की थी, तो मैंने अलाउ कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैलेस की दीवारों में बिजी रहो। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे इरादों को गलत समझ लिया और वो गोल जो कि तुम अचीव करना चाहते हो, क्योंकि तुमने किसी तरह से अपनी जगह हिज मैजेस्टी के क्वार्टर्स में और उनके बेड तक बना ली है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम कुछ और नहीं बल्कि एम्परर के एन्जॉयमेंट के लिए हो। विंग शायद लांशीचेन के शब्दों का बुरा मान जाता और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता, पर इन 6 महीनों ने विंग के अंदर बहुत पेशेंस ला दिया था। इन 6 महीनों ने विंग में बहुत बदलाव ला दिया था। उसे समझ में आ गया था कि धैर्य का क्या मतलब होता है। वो जानता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसने जेंतियान पैलेस में जितनी भी मेहनत करी थी, उसका फार्म, सब कुछ चला जाएगा। भले ही विंग ने एम्परर लानवांगजी का फेवर गेन कर लिया था, पर लांशीचेन एक गुसुलैन था, वो भाई था एम्परर का। अगर फर्स्ट प्रिंस को लगता था कि विंग एम्परर के साथ सिर्फ इसलिए रह रहा है, उनके साथ सो रहा है ताकि वो इनर कोर्ट में अपनी रैंक को बढ़ा सके और थ्रोन पर अपना अधिकार जता सके, तो यही सही है। वैसे भी विंग को उसी तरह से तैयार किया गया था, तो क्यों ना वो इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाए। विंग तेज़ आवाज़ में लांशीचेन से बोला, मुझे नहीं पता था कि हिज रॉयल हाइनेस हिज मैजेस्टी के बेडरूम अफेयर्स को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। फर्स्ट प्रिंस, मुझे नहीं पता था कि हिज मैजेस्टी किसको अपने बेड पर बुलाते हैं, इससे आपको फ़र्क पड़ता है या फ़र्क पड़ना भी चाहिए। वैसे भी हिज मैजेस्टी एम्परर हैं। अपनी कॉन्सोर्ट की कंपनी को एंजॉय करना क्या इतना गलत है या इतना बुरा है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन शायद मुझे यहाँ जेलसी की महक आ रही है। फर्स्ट प्रिंस आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और काबिल भी हैं। आप जैसा डैशिंग मैन अपने लिए भी एक कॉन्सोर्ट डिज़र्व करता है जिसके साथ आप अपनी रातें बिता सको। मुझे बताइए रॉयल हाइनेस, क्या कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं हुआ? विंग के इन जहर भरे शब्दों ने लांशीचेन को उसके कोर तक
चुभा दिया था। उसने ऐसे शब्द जानबूझकर कहे थे। पर लांशीचेन भी कहाँ हार मानने के लिए तैयार था। एक बार भी लांशीचेन के फेस पर से वो स्माइल गायब नहीं हुई, लेकिन विंग को उसके अंदर जो गुस्सा था वो साफ साफ नज़र आ रहा था। विंग सोचता है, क्या फर्स्ट प्रिंस की ये जो बेकार की ईगो है, घमंड है, ये चोटिल हुआ है। तभी लांशीचेन अपना एक कदम विंग की ओर बढ़ाता है और बोला, वे वुशियन, अगर तुम्हें पावर चाहिए। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर विंग अपने कदमों को पीछे कर लेता है, पर वो अपने ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस के सामने अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरी को शो नहीं होने देना चाहता था। लांशीचेन बोला, वी वुशियन, शायद तुम्हारा टारगेट गलत है। वांग जी तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं दे सकता है, वो उस तरह से बना ही नहीं है, उसका प्यार इतना आसान नहीं है। और ये कहते कहते वो बिल्कुल विंग के आगे आकर खड़ा हो गया। शीजन अपना सिर झुकाता है और अपने लिप्स को विंग के बिल्कुल कानों के करीब ले गया। शीजन की गर्म सांसों ने जैसे ही विंग की स्किन को छुआ, विंग बेचैन सा हो गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो शीजन विंग से बोला, नेव, यानी कि ऐसा पर्सन जिसे कोई अनुभव ना हो किसी भी चीज़ का। तभी शीजन ने अपना हाथ उठाया और जेंटली विंग के हाफ वेल को कैरेस करने लगा। उसकी फिंगर्स विंग के लिप्स से बस थोड़ी दूर पर रह गई थी। विंग लांशीचेन की आंखों में घूर कर देखता है। वो शीजन से बोला, आप अपने भाई के प्रति कितनी क्रूएल हो। विंग को फर्स्ट प्रिंस पहले से ही नहीं पसंद थे और अब उनके ट्रू कलर्स जानकर विंग को और ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो शीजन से बोला, आप अपने भाई और हिज मैजेस्टी से उनकी कॉन्सोर्ट को चुराना चाहते हैं और उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं कि वो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। लांशीचेन बोला, मुझे लगता है वे वुशियन, मैं तुम्हारे में गलत सोचा था। मैं और तुम, देखा जाए तो हम दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। ऐसा लगा फर्स्ट प्रिंस आसानी से हार नहीं मानने वाले थे जब तक कि उन्हें विंग से आंसर ना मिल जाए। विंग अपनी ड्रेस के दोनों तरफ के कोनों को टाइटली पकड़ लेता है। वो सोचता है कि क्या सच में लैंसडैन अपनी जगह पर बैठा हुआ विंग का इंतज़ार कर रहा होगा। सो फ्रेंड्स, क्या होगा? क्या लैंसडैन टाइम पर आके विंग को बचा पाएगा? इसको जानने के लिए आपको आने वाले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।